हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र पर। आज हम आप सभी के सामने यूपी एपीओ में जो 16 माइनर लॉज ऐड हुए हैं उनमें आर्म्स एक्ट लेकर आए हैं। और यहाँ मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ मैं आपको बताऊंगी कि आखिर आपको इसमें आर्म्स एक्ट 1959 के अंतर्गत यूपी एपीओ मेंस के लिए कौन से वो टॉप सेक्शंस हैं जो आपको तैयार करने हैं। देखिए, जैसा हम सभी जानते हैं कि यूपी एपीओ का नोटिफिकेशन सितंबर के मिड में आप लोगों का आया था और यहाँ अब आपका जून के लास्ट में मेंस एग्ज़ाम हो रहा है। बट फिर भी थोड़ा सा ये है क्योंकि एग्ज़ाम पहले ही डेट डिसाइड नहीं होती, तो अनसर्टेनिटी होने के नाते काफ़ी संख्या तक बच्चे अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर बात यह है कि भाई क्योंकि 16 लॉज हैं और एक ही पेपर के अंदर आएंगे, तो नॉर्मल सी बात है बहुत ज़्यादा लेंथी वो एक आंसर को नहीं पूछेंगे। मतलब इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं देंगे कि लगभग 2 से 3 पेज में मतलब एक ही आंसर आपका आ जाए। तो यहाँ इतना नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ना है, सबसे ज़्यादा आपको बे एक्ट पर ही फोकस करना है। देखिए, कोई भी आपको एक्ट हो, जितने भी एक्ट हो, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो उनकी नीड की आवश्यकता क्यों पड़ी, और दूसरा उसका जो पर्पज़ है, उद्देश्य आपको ज़रूर हर जो है अधिनियम का याद करना है। जैसे हमारे सामने है आर्म्स एक्ट। दूसरी बात, मैं आर्म्स एक्ट को क्यों लेकर आई, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि एक ऐसा अधिनियम है जो वास्तव में न्यायालय के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और इससे प्रश्न भी आपका 100% पुट अप होंगे। हाँ, इसमें अगर हम बात करें टोटल सेक्शंस की, तो ज़्यादा सेक्शन वैसे इसके अंदर नहीं है। इसमें टोटल आपके जो है 46 सेक्शंस हैं और 6 आपके इसमें चैप्टर दिए हुए हैं। रिसेंटली इसमें आपका संशोधन हुआ है 2019 के अंदर, और 2019 के अंदर इसमें आपका संशोधन हुआ है। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इसका उद्देश्य क्या है, देखिए अगर हम इसके स्टार्टिंग में इसके प्रेम्बल में देखेंगे तो वह है कि जो आपके एम्यूनिशन है, यानी कि जो आपके आर्म्स हैं या आपके एम्यूनिशन हैं, उनसे संबंधित जो आपकी विधि है उसको कंसोलिडेट करता है और उसको अमेंड करता है। ठीक है, यानी कि आर्म्स और एम्यूनिशन से संबंधित जो लॉज है। उसके अलावा जो आपके अवैध हथियार हैं उन पर प्रतिबंध लगाता है कि भाई आप इलीगल जो है आर्म्स को नहीं रख सकते हो। लाइसेंस प्रणाली की व्यवस्था करता है, घातक हथियारों का वर्गीकरण करता है। देखा है ना कि प्रोहिबिट आर्म्स और एम्यूनिशंस को भी इसमें शामिल किया गया है। आपका शांति व्यवस्था बनाए रखने में काम आ सकता है। इस तरह के क्या है इसके पर्पज़ आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आप आते हैं सेक्शन फर्स्ट, आपका सेक्शन सेकंड, जैसे कि डेफिनेशन क्लॉज है। अब आपको इसमें डेफिनेशन क्लॉज में क्या क्या याद करना होगा। देखिए, अर्जेंट शब्द जिसको एक्विजिशन हम इंग्लिश में बोलेंगे 2M को डिफाइन किया गया है। इसका मतलब है कि कोई चीज़ आप भाड़े पर ले रहे हो या किसी से उधार ले रहे हो या दान के रूप में ग्रहण कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें जो है एक्विजिशन की कैटेगरी में आएंगी। लेकिन यहाँ पर जो पहली डेफिनेशन है 2B, वो है आपकी एम्यूनिशन, गोला बारूद की। ये एक बात याद रखें, इसमें 2 चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। एक तो मीनिंग बताया गया है, दूसरा शामिल भी किया गया है कि इसका मीनिंग ये होगा और इंक्लूड्स, मतलब इसके अंतर्गत ये चीज़ें शामिल होंगी। तो सबसे पहली महत्वपूर्ण परिभाषा आप लोगों के लिए है गोला बारूद, एम्यूनिशन। और एक चीज़ याद रखना, यहाँ गोला बारूद के साथ साथ उस चीज़ को प्रोहिबिट के रूप में भी डिफाइन किया गया है कि इसमें क्या प्रोहिबिट रहने वाला है। तो यहाँ पर आपको दोनों एक साथ याद करनी है कि गोला बारूद और प्रोहिबिट गोला बारूद। ठीक है, एम्यूनिशन। तो यहाँ पर अगर हम देखें ये 2B में है और आपका जो प्रोहिबिट एम्यूनिशन है वो 2H में डिफाइन किया गया है। सबसे पहले देख लेते हैं भाई गोला बारूद के अंतर्गत क्या शामिल होंगे। देखिए, गोला बारूद क्या है कि जो आपके फायर आर्म्स होते हैं, पिस्टल वगैरह जो चीज़ें होती हैं, उनके लिए गोला बारूद। आप जो पिस्टल क्या है, फायर आर्म्स है। अब उस हथियार को आप ऐसे थोड़े चला लोगे उसके अंदर अगर गोला बारूद नहीं होगा तो वो यहाँ पर इन्होंने इंक्लूड किया हुआ है कि एम्यूनिशन से मतलब क्या है, अग्नि आयुध के लिए गोला बारूद है। ये इसका नॉर्मल मीनिंग है। अब हम गोला बारूद के अंदर भाई किन किन चीज़ों को शामिल करेंगे, तो आपके जो रॉकेट होते हैं, बम है, ग्रेनेड है यानी कि गोले हैं, या फिर आपके जो अदर अस्त्र होते हैं, अन्य में कुछ भी शामिल किया जा सकता है। ये बात आप यहाँ पर याद रखें। और यह है जो इसमें आपका अन्य जोड़ा गया है, ये आपका 1988 के द्वारा ऐड किया गया था। उसके अलावा अब हम यहाँ पर आते हैं सेकंड। देखिए, जो टारपीडो होता है, टारपीडो को काम में लाने और जो समुद्री सुरंगें होती हैं उनको बिछाने के लिए जो वस्तुएं डिज़ाइन की गई है ना, उनके लिए ये सारी की सारी जो टारपीडो है ये सब के समुद्र में समुद्री चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर वो वस्तुएं जो इनको काम में लाने के लिए यूज़ आप कर रहे हो वो भी। ठीक है, अब टारपीडो को काम में कब लाओगे, जब उसमें आप गोला बारूद इंक्लूड कर लोगे। तो वो जो भी चीज़ें आप इनमें क्या कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो, वो सब आपकी गोला बारूद होंगी। उसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं तीसरे पॉइंट में, अगर हम यहाँ देखें
कि कोई भी आपका जो विस्फोटक होते हैं, स्फुटजनकारी मतलब जो चिंगारी वगैरह वाले या विखंडन करने वाली सामग्री होती है, जो अपायकर द्रव गैस, ये सब चीज़ें होती हैं, इनको रखने के लिए, यूज़ करने के लिए तो आप जो चीज़ें बना रहे हो वो भी क्या है, एम्यूनिशन है। उसके अलावा यहाँ पर जो फायर आर्म्स होते हैं, तो फायर आर्म्स के लिए भरण और ऐसे भरणों के लिए उपसाधन, भरण का मतलब यहाँ बारूद से ही इन्होंने लिया है, याद रखिएगा। तो जो फायर आर्म्स हैं उनके लिए जो मतलब जो बारूद वगैरह है, ठीक है, वो सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर यूज़ की हैं। पलीते, पलीते का मतलब होता है जो डोरियाँ आपका होता है, ठीक है, वो भी तो आपकी विस्फोट के काम आती है ना, ठीक है। पलीत और घृषण कलिकाएं, मतलब घृषण का मतलब है कि जो रगड़ने से जिनमें चिंगारी उत्पन्न होती है, तो वो चीज़ें यहाँ पर मतलब है। दूसरा यानी कि जो ये एम्यूनिशन है, इनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, यानी कि इनके जो पार्ट्स हैं, इनकी जो मशीनरी है, वो सब चीज़ें यहाँ पर गोला बारूद होंगी। और इसके अलावा भाई केंद्र सरकार को पावर दे दी कि तुम शासकीय राजपत्र में नोटिफिकेशन द्वारा जिस भी चीज़ को इसमें शामिल कर दोगे वो शामिल हो जाएगी। उसके अलावा अब यहाँ पर हम देखते हैं पहले 2H के अकॉर्डिंग प्रोहिबिट एम्यूनेशन क्या माना जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग आएंगे, देखिए ये है आपका 2H प्रोहिबिट एम्यूनेशन। आपका यहाँ पर ये गोल आपका आयुध है। एम्यूनेशन के लिए हम यहाँ पर आएंगे, प्रतिष्ठित आयुध, ये रहा प्रतिष्ठित आपका गोला बारूद। तो सबसे पहले तो मीनिंग ही है, तो देखिए मीनिंग के अंतर्गत आप नॉर्मल ये बात समझ लें कि प्रतिष्ठित गोला बारूद का मतलब क्या है कि ऐसे घातक मतलब द्रव्य, गैस या चीज़ें जो मनुष्य के लिए क्या हो सकती है, बहुत खतरनाक हो सकती है, उन्हें रखने की पावर उसको नहीं दी जा सकती है। प्रोहिबिट कर दे तो मतलब आप उसको लेने के लाइसेंस भी नहीं ले सकते हो। इसमें आपका बताया है जैसे कि रॉकेट है, बम है, ग्रेनेड है, गोला है, क्योंकि हमने ये सब चीज़ इसमें देखी है, गोला बारूद की डेफिनेशन में देखी थी। या फिर ये जो जितनी भी आप यहाँ पर चीज़ें देख रहे हो, अगर इनको, ठीक है, ऐसे नहीं कि ये सब वास्तव में है, लेकिन अगर इनको, ये सारी चीज़ें, और अगर गवर्नमेंट जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और चीज़ों को इसमें शामिल करें तो इसके अंतर्गत आपकी आ जाएंगी। फिर हम सेकंड अपना देखते हैं। उसके बाद हमारा आता है यहाँ पर गोला बारूद हो गया। हमारा 2C में आता है अब आर्म्स। देखिए आर्म्स में अब आपकी सब चीज़ें आ जाएंगी। जैसे सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। तो जो वो हथियार, यानी कि वो हथियार, वो वस्तुएं, यानी कि वो वस्तुएं जो आप अपने डिफेंस या किसी को मारने के लिए यूज़ कर रहे हो, वो क्या है, आपकी आयुध है। ये बात पहले याद रखें कि कौन सी चीज़ें जिनको आप या तो किसी पर आक्रमण करने के लिए या बचाव के लिए जिन चीज़ों का यूज़ करें, जिन वस्तुओं का प्रयोग करें, वो आपकी आर्म्स है। इसमें अब आपके सारे फायर आर्म्स शामिल हो जाएंगे। तीक्ष्ण धार वाले हथियार, क्योंकि फायर आर्म्स के अंतर्गत तीक्ष्ण धार वाले नहीं आएंगे, जैसे आपका चाकू है, तलवार है, ठीक है, छुरा है, वो चीज़ें शामिल नहीं होंगी, लेकिन आर्म्स के अंतर्गत सब शामिल हो जाएगा। आर्म्स की सबसे ज़्यादा बड़ी इसमें स्कोप डेफिनेशन है, क्योंकि सारे आग्नेयायुधों को शामिल कर रहा है, तीक्ष्ण धार वाले हथियारों को शामिल कर रहा है, और जो भी घातक शस्त्र है उनको शामिल कर रहा है। या फिर ये जो आर्म्स हम लोग पढ़ रहे हैं, इनके जो पार्ट्स हैं या इनका मैन्युफैक्चर करने वाली जो मशीनरी, याद रखें, वो भी इसके अंतर्गत आएंगी। अब लेकिन इसमें शामिल क्या नहीं होगा, तो याद रखना कि जो आप घरेलू या कृषि उपयोग के लिए चीज़ें यूज़ कर रहे हो ना, जैसे घर में आप चाकू वगैरह यूज़ करते हो, या कृषि के लिए भी हम बहुत से ऐसे मतलब धारदार हथियार चीज़ें यूज़ करते हैं, तो वो यहाँ पर आर्म्स की कैटेगरी में नहीं आएंगी, क्योंकि ना तो हम उनको आक्रमण के लिए यूज़ करें, ना ही डिफेंस के लिए यूज़ करें। वो बात अलग है कि कर लें, बट यहाँ पर नहीं उनको शामिल किया है। जैसे लाठी, मामूली छड़ी कहा है, या फिर उन्होंने कहा है कि कुछ ऐसे हथियार जिनको अब आप जो है काम के हथियार के रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते हो, ठीक है, वो उस तरह की ये चीज़ें हैं। जैसे बंदूक है, उसका पीछे का जो आपका हैंडल होता है वो अगर टूट गया तो वो काम की नहीं रह गई है, ठीक है, तो अब आप उसको जो है सही में ट्रांसफ़र नहीं करा सकते हो, वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आएंगी। फिर उसके बाद हम आते हैं आई में, क्योंकि 21I के अंतर्गत जो है हमारा डिफाइन किया गया है प्रोहिबिट आर्म्स को। तो देखिए प्रोहिबिट आर्म्स में यहाँ पर 2 कैटेगरी इंक्लूड की गई हैं। इन्होंने कहा है कि ऐसे फायर आर्म्स जो ऑटोमेटिक, मतलब आपने ट्रिगर एक बार दबाया और तब तक आप उसके प्रेशर को नहीं हटा लोगे तो वो चलता रहेगा, उसमें जो अस्त्र छूटते रहेंगे तब तक उसकी मैगजीन खाली नहीं हो जाती, ठीक है। एक तो हो गया कि जब आप दबाओगे, मतलब उसके एक बार आपने मानो दबा दिया तो वो चलता रहेगा, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली चीज़ें हैं आपकी, और ऐसा नहीं कि वैसे एक बार चल के बंद हो गया बेशक आपने दबा रखा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके अलावा यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो आपका कुछ अपायकर द्रव हैं या फिर अपायकर हैं, मतलब जो चीज़ें यूज़ करने वाली नहीं या गैसें हैं, ठीक है, जो किसी को छोड़ने के काम आती है, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे प्रोहिबिट आर्म्स के अंतर्गत शामिल की गई हैं। यहाँ पर फिर उसके बाद और भी कौन सी डेफिनेशन आएगी भाई, यहाँ पर मैं आपको वो बता रही हूँ कि जो आपको अपने यूपीएपीयू मेंस के लिए तैयार करनी है। उसके बाद आप यहाँ पर फायर आर्म्स सब आप जानते हो कि ये भी आपका इंपॉर्टेंट है।
जो कि आपका 2E के अंतर्गत के डिफाइन किया गया है। सबसे पहले इसका मीनिंग दिया हुआ है। मीनिंग क्या है? देखिए, मीनिंग में इन्होंने कहा है कि अब फायर आर्म्स क्या है। फायर आर्म्स में आपकी जो भी पिस्टल वगैरह वो सारी इसमें आपकी शामिल हो जाएंगी, तोपें वगैरह वो सब इसमें इन्होंने शामिल की हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि फायर आर्म्स का मतलब है कि जो हमारे विस्फोटक होते हैं ना, जो हमारे मतलब गोला बारूद वगैरह, जो आपकी मैगजीन वगैरह है, ठीक है, गोलियां हैं, उनको किस वैसे थोड़ी चलाओगे भाई, उनको चलाने के लिए भी तो होने चाहिए। तो वही तो फायर आर्म्स हैं कि जो विस्फोटक अन्य प्रकार की ऊर्जा है ना, या फिर जो प्रोजेक्टाइल है, उनको छोड़ने के लिए, उनको चलाने के लिए जो शस्त्र तुम यूज़ कर रहे हो, ठीक है, वो क्या होगा? वो अग्नि आयुध होगा। अब इसमें आपकी सब चीज़ें शामिल हैं, याद रखना, तोपें, हथगोले, रोएट पिस्टल या कोई भी अपायकर द्रव गैस, जो भी ये चीज़ें होंगी, ठीक है, या फिर ये जो जब हम फायर आर्म्स को चला रहे हैं तो भाई आवाज़ होगी और चमक होगी। तो इनको कम करने के लिए भी हम जिन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं उसको यहाँ पर क्या माना जाएगा? फायर आर्म्स माना जाएगा। उसके अलावा ये जो फायर आर्म्स हैं, इनका जो कोई भी पार्ट है, मतलब हम इनको जो बना रहे हैं तो इनका कोई भी जो भाग है, ठीक है, और इनको बनाने वाली जो मशीनरी है वो भी क्या होगी? फायर आर्म्स मानी जाएगी। उसके अलावा लास्ट पॉइंट अगर आप देखेंगे, चौथा वाला, वो कह रहा है कि जिन जो गाड़ियाँ आप इन फायर आर्म्स को ले जाने के लिए, चढ़ाने के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ कर रहे हो, वो भी इसके अंतर्गत आएंगी। यानी कि इन्होंने भाई सबको शामिल कर लिया। केवल चलाने वाले फायर आर्म्स के अंदर डालने वाले विस्फोटक या फिर प्रोजेक्टाइल को यूज़ नहीं किया है, बल्कि उनको बनाने वाली मशीनरी, उनके भागों को भी, उनको ले जाने वाले साधनों को भी, सबको यहाँ पर उन्होंने जो है क्या है, फायर आर्म्स की कैटेगरी में शामिल कर लिया है। तो इस तरीके से ये जो डेफिनेशन है यहाँ पर, यही आपको तैयार करने की बात याद रखिएगा, मैंने पहले भी कह दिया है कि बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बड़ा आप लोगों से यहाँ पर पूछा जाएगा। और पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन वो ये जो आपका फिलहाल BNS के 228 के अंतर्गत यहाँ पर दी हुई है, ध्यान रखिएगा। अब हमारा चैप्टर 2। अब आप चैप्टर 2 में एक चीज़ यहाँ से देखेंगे कि इन्होंने जो आपके आर्म्स हैं या फिर आपके एम्यूनिशन हैं, उनके अर्जन, कब्जे, विनिर्माण, इनके मैन्युफैक्चर, विक्रय, सेल, यानी कि सेल हो गया, आयात निर्यात और परिवहन, इन सारी चीज़ों के लिए लाइसेंस के बारे में प्रावधान कर दिया है चैप्टर 2 के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर लेकिन हमें ये पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उनके अर्जन, कब्जे के लिए, मैन्युफैक्चर, सेल के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह के लाइसेंस की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर ये चैप्टर 2 हमें यहाँ पढ़ने के लिए मिलेगा, जो कि 3 से 12 तक हमारा आता है। सबसे पहले और एक बात याद रखिएगा, आप यहाँ पर जब इनको पढ़ें तो इनके साथ आप इनका जो सेक्शन 25 में जो इनका पनिशमेंट दिया हुआ है उसको भी साथ में इंक्लूड कर लें, क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ऐसा नहीं कि इनसे बहुत बड़े बड़े प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, नॉर्मल छोटे प्रश्न ही आपको यहाँ से पूछे जाने वाले हैं। देखिए यहाँ पर अब अगर हम बात करें अग्नि आयुधों, और सेक्शन 3 हमसे ये कह रहा है कि भाई अगर कोई व्यक्ति जो अग्नि आयुध है, फिलहाल ये सेक्शन 3 आर्म्स की बात नहीं कर रहा, केवल फायर आर्म्स की बात कर रहा है। ये भी बात शब्दों पर आप फोकस करें कि अगर कोई व्यक्ति फायर आर्म्स रख रहा है या गोला बारूद रख रहा है, मतलब उसका अर्जन कर रहा है, जो कि 2A में आप पढ़ चुके हैं, 1A में, या फिर उसको कब्जे में ले रहा है, तो भाई पहले तुमको लाइसेंस लेना होगा। तो नॉर्मल सी बात है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि अग्नि आयुध है, गोला बारूदों के अर्जन और कब्जे के लिए लाइसेंस से संबंधित प्रावधान, अगर नहीं लेता है तो दंड के प्रावधान आपको यहाँ पर लिखने होंगे। तो यहाँ पर ये 3 और 4 आते हैं, क्योंकि 4 जो है वो आपका नॉर्मली आर्म्स की बात करता है। तो देखिए अगर आप कोई भी व्यक्ति जो है कोई अग्नि आयुध या गोला बारूद ना तो तब तक अर्जित करेगा, अर्जित आपने देखा था भाड़े पर लेगा, किराए पर लेगा, या फिर उसको दान में मिलने, जो भी चीज़ें अर्जन की कैटेगरी में आएंगी, ना ही अपने कब्जे में रखेगा और ना ही भाई साथ लेकर चलेगा। कब तक? जब तक इस अधिनियम के अधीन जो नियम बनाए गए हैं उनके अकॉर्डिंग आप लाइसेंस नहीं लेते हो। ये बात यहाँ से ध्यान रख लेना, ठीक है। उसके अलावा अब हम दूसरी बात पर आते हैं। यहाँ ये अभी आपको बताएंगे इसका प्रोविज़ो क्या कह रहा है कि भाई अभी हमने देखा कि आप हथियार को लेकर नहीं चल सकते हो, ना कब्जे में ले सकते हो, ना अर्जन कर सकते हो। कब तक? जब तक आप इस अधिनियम के अकॉर्डिंग जो है लाइसेंस नहीं बनवा लेते। लेकिन सेक्शन 3 का ये प्रोविज़ो कह रहा है कि भाई आप बिना लाइसेंस के भी इनको लेकर चल सकते हो। कब? जब जिस व्यक्ति के पास उसका लाइसेंस है, अगर वो आपके साथ है, या फिर वो आपको लिखित क्या दे दे, वो आपको लिखित प्राधिकार दे दे। कब? जब आपको
भाई बहुत से लोग बड़े होते हैं, वो अपने जो उनके जो एजेंट होते हैं उनको क्या देते हैं कि भाई उनकी या तो उनका मरम्मत कराने के लिए या उनके उनका लाइसेंस अब खत्म होने वाला है, इनोवेशन वगैरह कराने के नवीनीकरण कराने के लिए उनको साथ में दे देते हैं। तो वो यहाँ उस स्थिति की बात की गई है। तो ऐसी स्थिति में अगर वो आपके साथ जा रहा है तो कोई दिक्कत है ही नहीं जिसका लाइसेंस है, या फिर अगर वो साथ नहीं जा रहा धारक तो वो क्या कर देगा, आपको लिखित अथॉरिटी दे देगा और आप उसको वहन कर सकते हैं। अब यहाँ पर बहुत वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या दी हुई हैं, ये दिया हुआ है कि भाई आप एक बार में कितने आर्म्स जो एम्यूनिशन या फिर फायर आर्म्स रख सकते हो। तो यहाँ पर 2, जिसमें कि आपका 2019 में संशोधन हुआ है। 2019 से पहले संख्या 3 थी, यानी कि आप अपने पास 3 फायर आर्म्स या फिर एम्यूनिशन रख सकते थे, बट अब 2019 के संशोधन के पश्चात अब केवल 2 रख सकते हो। लेकिन बात ये भी हमारे पास तो 2 से ज़्यादा थे उस टाइम, तो इन्होंने भी सिंपल कर दिया कि जब ये वाला अधिनियम लागू हुआ था उसके लागू होने के 1 साल के अंदर अगर किसी के पास 3 है तो वो एक जो होगा उसको जो निकटतम पुलिस थाने का भाषातक अधिकारी होगा या फिर जो आपका लाइसेंस डीलर होता है उसके पास आप क्या कर देंगे, निक्षेप कर देंगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो 1 साल का टाइम पीरियड तो इन्होंने आपको दिया हुआ है, ठीक है, 1 साल का टाइम पीरियड ये खत्म हो गया, आपने नहीं दिया, इसके पश्चात 90 दिन का टाइम मोड़ देंगे तो आपका जो लाइसेंस होगा वो क्या हो जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। ये बात यहाँ पर याद रखें। और अगर भाई कोई बच्चा है वो अपने पेरेंट्स के हथियार उसको उत्तराधिकारी विरासत में मिल रहे हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन उनको भी अपना लाइसेंस अलग से लेना होगा और 2 से ज़्यादा हथियार वो भी नहीं रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसेक्शन 3 में कुछ लोगों को छूट दी हुई है। वो लोग कौन है कि भाई जो कौन है, डीलर हैं, ठीक है, जो डीलर हैं वो रख सकते हैं, उनको तो रखने पड़ेंगे, या फिर जो राइफल क्लब है, राइफल संगम है, या फिर जो आपके प्रशिक्षण वगैरह करते हैं, अगर इस तरीके के काम है तो उन पर ये जो अप्लाई है सेक्शन आपका नहीं होगा, 2 हथियार वाला जो आपका रेस्ट्रिक्शन है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर अब आएँ आपका सेक्शन 4 पर, तो क्योंकि हमने सेक्शन 3 में 2 चीज़ों को पढ़ा था, किसको, एम्यूनिशन को और फायर आर्म्स को, अभी हमारा क्या रह गया, आर्म्स रह गया। तो यहाँ अगर हम देखें सेक्शन 4 तो उन्होंने कहा है कि कुछ दशाओं में जो विनिर्दिष्ट वर्णन के आयुध हैं, ठीक है, उनके अर्जन और कब्जे के लाइसेंस, यानी कि आप अगर अपने पास जो तीक्ष्ण धार वाले हथियार रखे ना, चाकू, तलवार, खंजर, छुरा, ये जो चीज़ अगर आप रख रहे हो तो सेक्शन 4 कह रहे हैं कि भाई इसके लिए आपको लाइसेंस लेना होगा, तभी आप इनको जो अर्जित कर सकते हो, वहन कर सकते हो, लेकर चल सकते हो, कब्जे में रख सकते हो। अब बात आती है कि भाई अगर हमने सेक्शन 3 और 4 का उल्लंघन कर दिया तो उसके लिए अब आपको पढ़ना पड़ेगा सेक्शन 25 क्लोज 1 ख, ठीक है, ये अलग है 1 ख, जिसमें आपको 2 साल से 5 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया, याद रखेगा। और ये जो 2 सेक्शन है 3 और 4, ये न्यायालय के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। कैसे कि भाई अगर आपने बिना लाइसेंस के बंदूक वगैरह ली है या कोई एम्यूनिशन लिया है तो 3-25 लगती है, बट अब याद रखें 3-25 सिंपल 25 नहीं लगेगी, क्योंकि 25 में बहुत सारे मोस्टली ज़्यादा पनिशमेंट दी हुई हैं। तो यहाँ पर आपका क्या लगेगा, 1B लगेगा। दूसरी बात मैं अगर यहाँ पर बात करूँ कि भाई अगर किसी के पास चाकू वगैरह मिलता है तो 4/25 लगेगा। अब हमने देख लिया अर्जन और कब्जे के लिए। अब यहाँ पर बात आती है कि आयुध और गोला बारूद के विनिर्माण, विक्रय आदि के लिए अनुज्ञप्ति अगर आप लेंगे तो 5 के अकॉर्डिंग मिलेगी। अब यहाँ पर ध्यान रखें कि भाई अगर हमको गोला बारूद जो है ना या फिर जो आयुध है, आयुध अब यहाँ पर याद शामिल किया गया, क्यों किया गया भाई, क्योंकि आयुध के अंतर्गत फायर आर्म्स भी आपका शामिल किया जाता है। हमने पढ़ा था अग्नि आयुध, तीक्ष्ण धार वाले हथियार। तो अब आप इनका ना तो भाई देखो इनको यूज़ में ला सकते हो, ना इनका मैन्युफैक्चर कर सकते हो, ना अभिप्राप्त कर सकते हो, ना प्रोक्योर कर सकते हो, ना सेल करोगे, ना ट्रांसफ़र करोगे, ना ही इनका परिवर्तन कर सकते हो, मरम्मत और परिशुद्धि, और ना ही आप इनमें से किसी भी चीज़ के लिए इन हथियारों का प्रदर्शन करोगे और प्रस्थान करोगे। कब तक, जब तक कि आप क्या नहीं बनवा लेते हो, लाइसेंस नहीं बनवा लेते हो। और दूसरी बात यहाँ पर लेकिन सबसेक्शन 2 में एक बात कही गई, अगर किसी व्यक्ति के पास उसके निजी कब्जे के लिए मतलब उसने सेक्शन 3 और 4 के अकॉर्डिंग लाइसेंस लिया हुआ था अपने कब्जे में रखने के लिए, तो उसको यहाँ पर लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशन दी हुई हैं कि भाई लेकिन वहाँ पर वो कब्जे के लिए था, लेकिन अगर आप जो है क्या कर रहे हो, यहाँ पर मैन्युफैक्चर, सेल करते हो, ट्रांसफ़र करते हो, तो उसके लिए जो आपका जो निकटतम जुरिडिक्शन रखने वाला मजिस्ट्रेट होगा ना, या पुलिस थाने का भाषातक अधिकारी होगा, उसको आप अपने इस आशय की जो है लिखित में सूचना दोगे। और ठीक है, नाम पता वगैरह सब चीज़ों के लिए कि आप किसको दे रहे हो, कौन दे रहा है, सब नाम पता, और जब आप दे दोगे तो उससे 45 दिन के ख़त्म हो जाने के पश्चात ही आप इस काम को कर सकते हो। सेक्शन 6 आपका अप्लाई होगा कब, कि भाई सेक्शन 6 आपका लागू होगा
आपके पास जो बंदूक वगैरह हैं, जब उन गनों की नाल को छोटा करना हो या फिर जो नकली आयुध है उनको असली में ट्रांसफ़र भाई अगर आप करा रहे हो तो आपको लाइसेंस लेना होगा, सेक्शन 6 आपका कहता है। और अगर आप इन दोनों सेक्शंस का क्या कर रहे हो, उल्लंघन कर रहे हो, तो फिर यहाँ पर फिर से सेक्शन 25 के अकॉर्डिंग आप दोषी होगे और अभी सज़ा 5 और 6 की सज़ा धाराओं का उल्लंघन करने पर जो पनिशमेंट है वो कम नहीं मिलेगी। इसकी पनिशमेंट अगर आप देखेंगे तो सेक्शन 25 का जो आपका 1 का जो ABC क्लॉज है, यानी कि A और B में दी हुई नॉर्मल से होगी 7 साल से आजीवन कारावास, ध्यान रखिएगा। यानी कि अगर आप 3 और 4 का उल्लंघन करते हैं, क्योंकि वो अर्जन और कब्जे के लिए तो सजा 2 से 5 साल है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर मैन्युफैक्चर के लिए है, सेल के लिए है, ट्रांसफ़र के लिए है, कन्वर्शन के लिए है, तो बहुत सारी चीज़ों के लिए दिया हुआ है, तो इनका उल्लंघन करने पर सजा जो है वो 7 साल हो जाएगी भाई, मिनिमम मैक्सिमम आपका आजीवन कारावास हो जाएगी। तो यहाँ पर इस तरीके से आप इनको तैयार करें, नॉर्मल सेक्शन आप तैयार करें, उनका पनिशमेंट तैयार करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं पूछा जाएगा, याद रखिएगा। फिर यहाँ पर 7 में प्रोहिबिट आयुध वगैरह आपके दिए हुए हैं कि भाई जिनको गवर्नमेंट ने प्रोहिबिट कर दिया है ना, आप उनको अब नहीं बेच सकते हो, ना ही ट्रांसफ़र कर सकते हो, ना ही प्रतिषिद्ध कर सकते हो। सेक्शन 8 भी आपसे छोटा मोटा होकर देखिए पूछा जा सकता है, बहुत बड़ा नहीं है, बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हैं इसमें आपको याद रखना है कि इसमें आपको आपके लिए जो है बस 3 सब सेक्शन दिए हुए हैं। पहला ये कह रहा है कि भाई जो आयुध है ना, गोला बारूद है, उनमें अगर कोई नाम लिखा हुआ है, कोई संख्या है, कोई चिन्ह है, तो आप उसको नहीं हटाओगे, ठीक है। और अगर आपके पास कोई ऐसा है तो आप उसको सही ट्रांसफ़र नहीं करोगे। अगर आपके पास ऐसा कोई पाया जाता है आपके कब्जे में, ऐसा आग्नेय आयुध जिसमें नाम या संख्या चिन्ह नहीं है, तो क्या माना जाएगा कि आपने हटाया है। कब तक? जब तक आप प्रूफ नहीं कर दोगे, ऐसा इन्होंने भाई यहाँ पर कहा है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें, सेक्शन 9 महत्वपूर्ण है, ये भी प्रोहिबिट कर रहा है कि कौन लोग, ये उन व्यक्तियों को बता रहा है जो अपने कब्जे में फायर आर्म्स नहीं रख सकते हैं। तो ये आप टू द पॉइंट्स पढ़ें, बहुत लंबा नहीं पढ़ें, क्योंकि पहली बार, क्योंकि मैं एक बात तो आपको ये बता दूं, क्योंकि कुछ ही ऐसे लॉज हैं जो वास्तव में सबने पढ़ रखे होंगे, और लेकिन बहुत ज़्यादा लॉज ऐसे जो हर किसी ने नहीं पढ़े हुए, यूपी में पहली बार इनको ऐड किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसे कि इसमें आप याद करेंगे कि भाई कौन वो व्यक्ति हैं जिन पर आपकी ये अर्जन के, कब्जे का, विक्रय का, अंतरण, प्रतिषेध है, वो कुछ नहीं कर सकता। तो सेक्शन 9 कहता है इस चीज़ को। अब ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा पर्सन जिसने 21 साल की एक तो उम्र पूरी ना की हो, यानी कि 21 साल से पहले आप इन चीज़ों को अपने कब्जे में नहीं रख सकते हो। दूसरा, अगर आपको किसी अपराध के लिए दोषित किया गया था और उसमें जब आपका जो पनिशमेंट आपको मिली थी वो कंप्लीट हो चुकी है, तो उसके 5 साल तक आपको कोई लाइसेंस नहीं दिया जाएगा किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। उसके पश्चात इन्होंने यहाँ पर कहा कि भाई अब यहाँ पर ये आपका BNSS हो गया है, और ये हो गया आपका चैप्टर 9 यहाँ पर। इसके दिन परिशांति कायम सदाचार के लिए आपको बंद पत्र दिया गया है, तो भाई आपको जब तक आपका बंद पत्र का टाइम पीरियड रहेगा 1 साल या 3 साल, आपको बिल्कुल नहीं दिया जाएगा कोई भी लाइसेंस। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो चुकी हैं, ठीक, समझ में आ गई। यहाँ पर उन्होंने 3 चीज़ों लोगों को इंक्लूड किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल 21 साल की एज नहीं है, ठीक है, वो आपराधिक किस्म का है, परिशांति के सदाचार के लिए बंद पत्र निष्पादित किया हुआ है। लेकिन फिर से यहाँ पर एक्सेप्शन दे दिया है कि कब वो कंडीशन है, सब सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे कि भाई अगर प्रशिक्षण वगैरह के लिए, खेल वगैरह के लिए ज़रूरत हो, तो फिर यहाँ पर इस एज को घटा दिया जाएगा। उन्होंने एक बात यहाँ पर प्रोविज़ो में लिखी है कि जो एज है वो हर कैटेगरी में अलग अलग मानी जाएगी, ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके अलावा अब क्योंकि हमने चैप्टर 2 में क्या पढ़ा था भाई, अभी हमने अर्जन पढ़ लिया, कब्जा पढ़ लिया, ठीक है, विक्रय पढ़ लिया आपका, और विनिर्माण पढ़ लिया, ठीक है, यानी कि 3 और आपका 4 हो गया, 5 और 6 हो गया। लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि 7 में हमारा प्रोहिबिट आ गया, 8 में क्या था, 8 में था कि भाई अगर आप जो चिन्ह वगैरह, संख्या वगैरह उन पर होता है, अगर उनको हटाते हो, 9 में किन व्यक्तियों को प्रोहिबिट किया गया है। अब 10 हमारा महत्वपूर्ण है। 10 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई आयात निर्यात के लिए भी तो अनुज्ञप्ति लेनी चाहिए ना आपको, तो बिल्कुल लेनी चाहिए कि अगर आप कोई भी आयुध को या गोला बारूद को किसी भी मार्ग से, चाहे वो आपका समुद्री मार्ग हो, भूमि का हो या फिर हवा का हो, अगर उससे भारत के बाहर या तो लेके जा रहे हो या भारत के अंदर लेके आ रहे हो, तो आपको जो है इस अधिनियम के अकॉर्डिंग जो आप सेक्शन 13 से आपको दिया हुआ है लाइसेंस कैसे ग्रांट किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या बनवाना पड़ेगा, लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर भी प्रोविजो दे दिया क्या, अभी कह रही है अगर कोई व्यक्ति अपने निजी यूज़ के लिए युक्त मात्रा में इनको लेकर जा रहा है भारत से बाहर, तो ले जा सकेगा और भारत में ला सकेगा। दूसरा, जो वास्तविक पर्यटक होगा उसके संबंध में यहाँ पर छूट दी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर सेक्शन 11 जो है वो प्रोहिबिट की बात करता है, तो आप ये भी साथ में याद रखेगा कि एक तो
क्या करें सेक्शन 10-11? सेक्शन 10 तो हमको दे रहा है किसकी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के बारे में लाइसेंस की बात करता है। और 11 क्या कह रहा है कि वो आर्म्स, वो हथियार या एम्यूनिशन जिनको सरकार ने मना कर दिया, आप उनको आयात निर्यात नहीं कर सकते हो। बाकी सेक्शन 12 जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है। उसके बाद यहाँ चैप्टर 3 जो है वो शुरू होता है हमारा लाइसेंस के बारे में। तो आप जानते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन हमारा 100% बनेगा। तो यहाँ ऊपर वाले में मैंने जितना जिस तरीके से बताया आप उसी तरीके से टू द पॉइंट्स पढ़ें, सेक्शन के महत्वपूर्ण पॉइंट्स पढ़ें, और उसके लिए अगर उल्लंघन करते तो पनिशमेंट कितना होगा ये पढ़ें। क्योंकि फिलहाल जितने ज़्यादा एक पेपर के अंदर लॉज आ रहे हैं, इससे ज़्यादा आपका नहीं पूछा जाएगा। क्योंकि होगा क्या कि अगर हम बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें लिखेंगे तो जो रिलेवेंट फैक्ट है हमारे वो यहाँ पर छूट जाएंगे। और हम जानते हैं कि इस प्रकार की परीक्षाओं में केवल रिलेवेंसी का ही महत्व होता है। और वीडियो खत्म करने से पहले एक बार फिर मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी आप लोग के पास फिर भी वक्त बचा हुआ है। अगर अभी भी आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप कर लीजिए, क्योंकि इस बार की वैकेंसी इसकी तरफ फिर आपको वैकेंसी यूपीएपीओ की काफ़ी सालों तक देखने के लिए नहीं मिलेंगी। ऐसा नहीं कि आप सारा ही ग्रुप जो है ज्वाइन करेंगे। अगर आप चाहेंगे तो आप जो है इन 16 माइनर लॉस का भी अलग से ग्रुप जो है बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।